हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमारा क्लास 10 का चैप्टर चला था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमें अब तक 3 लेक्चर कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे खींचे जाते हैं आज ये भी देखेंगे। प्रतिबिंब खींचने के नियम भी जानेंगे और एट द एंडिंग आई प्रॉमिस यू कि आज मैं आपको प्रतिबिंब खींचना सिखा दूंगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये आज सारे चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, कई सारे बच्चों का विद्युत को लेकर के डाउट था, विद्युत वाले चैप्टर को लेकर के। तो विद्युत का भी मैंने चैप्टर को प्रारंभ कर दिया है, उसका भी मैं एक एक वीडियो आपको एवरीडे दूंगा, ठीक है। और एक विशेष बात, थोड़ा सा आपको पता है कि हमने सिलेबस को बहुत लेट से प्रारंभ किया है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मतलब कुछ ऐसा करूंगा कि जैसे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले से लिख के लाऊं और आज मैंने ऐसा ही किया है। तो चलिए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब हम पढ़ चुके थे। प्रकाश प्रकाश के गुण देख लिए थे, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने अपनी बात को यहाँ छोड़ा था। प्रतिबिंब के प्रकार बताए थे, आपको 2 प्रकार के प्रतिबिंब बताए थे। कौन कौन से, एक था वास्तविक प्रतिबिंब, एक था आभासी प्रतिबिंब, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते थे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर, किसी वस्तु से चलकर परावर्तन पश्चात वास्तव में मिलती थी तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। और वहीं आभासी प्रतिबिंब की बात करूं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती थी, जैसे यहाँ प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते थे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते थे, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषा आज हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, ठीक है। पहले तो देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र, उसके बाद देखेंगे वक्रता त्रिज्या, फिर ध्रुव, फिर मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस बिंदु, फोकस दूरी, फोकस तल और संयुक्त फोकस, ठीक है। कुल मिलाकर के ये 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंटों को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे खींचे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है बेटा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, आप लोगों ने गोलीय दर्पण पढ़े थे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से गोलीय दर्पण 2 प्रकार के थे, एक था उत्तल और एक था अवतल। आप लोगों को भली बात याद होगा कि जो उत्तल और अवतल दर्पण हमने बनाए थे वो किससे बनाए थे, खोखले कांच के गोलों से बनाए थे। एक बार मैं इस बात को आपको याद दिला देना चाहता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। एक था आपका उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या था, उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। ध्यान देना बेटा, किसका होता है, कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। कांच के खोखले गोले का भाग, ठीक है। कांच का खोखला गोला यानी गोल, ठीक है, फुटबॉल जैसा भाग होता है, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे ओवरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। मैं केवल अपनी बात को यहाँ केवल ये फोकस कराना चाह रहा हूँ कि ये कांच के गोले का भाग होता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण की ओर देखें तो अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर आप कांच का एक खोखला गोला देख पा रहे हो, इसमें से ये छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये छोटा सा खंड काट लिया है, इसी पे क्या कर दी गई, पॉलिश कर दी गई है, इसके एक और क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई। तो ये जो दर्पण बन के आया था, ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था, ठीक है। बस इतना सा समझिए कि ये क्या है, कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। दर्पण क्या होते हैं, कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। अब जरा अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझिए, समझिए बेटा। मान लीजिए मैं एक गोला ले लेता हूं, एक गोला, ये एक कांच का खोखला गोला मान लीजिए, ये कांच का खोखला गोला है जो आपको फुटबॉल के शेप में दिख रहा है, ठीक है। इस गोले का जो सेंटर है वो ये है, इस गोले का केंद्र ये है, ठीक है। मैं इस गोले में से एक छोटा सा खंड काट लेता हूं, मान लीजिए ये हिस्सा काट लिया हमने, ठीक है। इधर का हिस्सा, कौन सा हिस्सा काटा जरा देखोगे, कौन से हिस्से को काटने की बात करना है, हमने ये वाला हिस्सा काट लिया, ये वाले हिस्से को काट करके ले आए। तो अगर इस वाले हिस्से को काट के लाओ तो आपको तबे टाइप में एक शेप मिलेगी, ठीक है। कैसा मिलेगा, प्याली जैसा मिलेगा कुछ, ठीक है। इसको काट करके मैं अलग ले आया, ठीक है। इसको काट करके क्या कर लेते हैं, अलग ले आते हैं इस शेप को। चलिए, ये इससे अलग नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हाँ, चलो छोड़ो इसको, हम अलग से बना लेते हैं।
ठीक है, ये काट करके मैं यहाँ ले आया, ठीक है, इसमें से ये छोटा सा हिस्सा मैंने काट के ले लिया ये अलग। ठीक है, अब समझना, अगर मैंने इधर पॉलिश कर दी, ठीक है, मैं इधर पॉलिश कर देता हूं इस वाले हिस्से पर, तो आपको पता है ये कौन सा दर्पण बन गया है, ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इस दर्पण का सुनना, यहां से लिया ये गोला, ये गोले का केंद्र है, ये गोले का केंद्र, इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये जो केंद्र है, वो केंद्र यहाँ पर है, कुछ वो केंद्र का है यहाँ पर, ये जो केंद्र है इसे क्या बोलते हैं बेटा? दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूं, इसको पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये दर्पण है। ठीक है, जिस दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा वक्रता केंद्र, इसको सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जी? सी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वक्रता केंद्र। अब जरा डेफिनेशन को दे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। याद रखोगे, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को, केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के केस में क्या गया? सी का क्या अर्थ है? कि ये वक्रता केंद्र है, तो सी क्या हमारा? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ये उत्तल के लिए तो आप लोगों ने समझ लिया, और जरा अवतल के केस में भी समझ लो, अवतल के केस में भी समझते हैं। हाँ, चलिए भाई, क्योंकि दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे, तो एक छोटा सा खंड इसमें से भी काट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये खंड काट लिया उधर के साइड का। ठीक है, तो इसको भी पॉलिश वॉलिश करके मस्त आराम से ले आते हैं। यहां से इसको काटा। ठीक है, ध्यान देंगे, एक गोले में से काट रहे हैं इसको। कहां से काट रहे हैं? एक गोले में से, और इसको काट करके इधर ले आते हैं, इधर समझाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वाले भाग पर पॉलिश कर देता हूं, इधर पॉलिश कर दे रहा हूं, तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। तो ये इसका केंद्र था, यहीं से काटा हुआ था, ये इसका काटा हुआ था, तो ये क्या था? ये दर्पण का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इधर इसका क्या आ जाएगा? वक्रता केंद्र आ जाएगा। ये क्या है इसका? वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो क्या बात बोली? दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। उस दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद करता हूं वक्रता केंद्र आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब है आपका वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? कुछ नहीं है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले बिंदु को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझिए, या ऐसे कह सकते हो, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले में से दर्पण को काटा गया, जिस गोले में से दर्पण को काटा गया, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। समझिए, समझिए भाई, समझिए। मान लीजिए, देखिए, हमने दो खोखले कांच के गोले ले रखे हैं, एक एलिमेंट यहां से काट लेते हैं, एक यहां से काटेंगे, और एक यहां से दर्पण काट लेते हैं। ठीक है, दोनों को काट के अलग अलग। तो ये वाले हिस्से पे देखना। ठीक है, इस वाले हिस्से पे मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, इस वाले हिस्से पे अंदर की ओर दबे हुए भाग पे क्या कर देता हूं? पॉलिश कर देता हूं। तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। अब समझना, इस गोले का जो वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र कहाँ है? वक्रता केंद्र से सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो वक्रता केंद्र है गोले का सेंटर होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर वक्रता केंद्र हम बना देंगे। ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र।
अब समझना, तो हमने क्या बोला है, क्या बोला, दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण दर्पण जिस गोले का भाग है, इस गोले की जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, इस गोले की ये जो त्रिज्या है, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे क्या बोलेंगे जी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं इसको अच्छे से अलग से समझाऊं, तो देखिए यहाँ पर दर्पण को बना लेते हैं अलग से। ये दर्पण बना लिया, और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है, यहां कहीं वक्रता केंद्र है, जिसको हम सी बोल रहे हैं। अच्छा समझिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके केस में समझ लेते हैं, ये तो उत्तल के केस में समझा दिया, अवतल के केस में समझिए। देखिए, मैं यहां से एक छोटा सा खंड काट लेता हूं इस दर्पण का, दर्पण बनाने के लिए इसमें से कांच के खोखले गोले को थोड़ा सा मैंने काट लिया, ठीक है। और इसके उभरे हुए भाग पे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, अवतल दर्पण बनाने के लिए उभरे हुए भाग पर पॉलिश। तो कहां पॉलिश करेंगे, उभरे हुए भाग पर, यहां पॉलिश कर दी, ठीक है। तो इस गोले का केंद्र कहां है, गोले का केंद्र ये रहा, इसे क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र इस गोले की जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, इसे क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की, इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे जी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, देखिए आगे मैं एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जो दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको भी अलग से बना के दिखाना चाहें तो देखो ऐसे समझ सकते हो। ये हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, और यहाँ पी जो आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ सी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण पर चर्चा की है, उत्तल दर्पण। और उधर क्या बना दिया है, अवतल दर्पण बनाया है। इधर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। समझिए, तो दो डेफिनेशन पढ़ ली हमने, कौन कौन सी पढ़ ली, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ी। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, इस गोले का भाग था, इस गोले की जो त्रिज्या थी, उसे क्या बोले थे हम, वक्रता त्रिज्या बोले थे, उसे क्या बोले थे, वक्रता त्रिज्या। अब आगे समझिए, अब देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दर्पण का जो मुख्य मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। मैं छोटा से एग्जांपल के द्वारा क्लियर करता हूं, अवतल दर्पण के केस में ही समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपका तवा होता है, तवे पर कोई कंचा ला करके डाल दीजिए, या कोई गोल गोली डाल दीजिए, तो वो गोली जहां जाकर के रुकेगी, वो उसका क्या रहेगा, वक्रता, वो सॉरी, वो उसका क्या कहेगा, ध्रुव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसका ध्रुव कहलाएगा, क्योंकि कंचा या गोली कहां जाकर रुकेगी, बिल्कुल बीच में जाकर के रुकेगी। समझिए, इस तरीके से कोई बाउल है, उसके उसके अंदर आपने कंचा डाल दिया, तो वो यहां आकर के रुकेगा। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसे क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो जरा पहले उत्तल और अवतल दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी तक मैं जो जो आपको पढ़ाता चलूंगा, वो सारे इस डायग्राम के अंदर एड ऑन करता चलूंगा। इधर बना लेते हैं अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहां पे अभी मैंने आपको पढ़ा है, इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है जी। ये जो बिंदु है, इसे बोलते हैं जी ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। और एक बात और अभी हमने पढ़ी है कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता
त्रिज्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। और देखिए ये वाला पृष्ठ कौन सा है, कल बताया था परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या बात लिखी हुई है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, तो ये क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये जो मध्य बिंदु है इसे बोलते हैं ध्रुव, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा उत्तल के केस में समझ लिया, अब अवतल के केस में समझते हैं बेटा। किसके केस में, अवतल के केस में। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है, ये बोलेंगे ध्रुव। यहां क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता, वक्रता केंद्र। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर क्या है आपकी, आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। सी क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और पी क्या है, ध्रुव, पी क्या है हमारा, ध्रुव। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं तीनों बातें एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब आगे समझते हैं। उससे पहले मैं एक पॉइंट देख लेता हूं, शायद छोड़ दिया मैंने, हाँ चलो ये बात भी बता देता हूं, रह गई है। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, सिंपल सा, दर्पण में दो चीजें हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, वक्रता केंद्र पढ़ लिया और ध्रुव पढ़ लिया। इन दोनों पॉइंट से होकर के जो लाइन जाएगी उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। समझिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सर कैसे कैसे कैसे, समझिए भाई। देखिए ये मैंने उत्तल दर्पण बना लिया, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया, और यहां कहीं इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ऐसे यहां बना देते हैं, ये पी ध्रुव और ये सी वक्रता केंद्र, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब समझिए मुख्य अक्ष क्या है। ये जो लाइन आपको जाती हुई दिख रही है ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर के, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है कहां से जा रही है, सी से और पी से होकर के जो लाइन जा रही है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मुख्य अक्ष आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट। हाँ भाई, आगे क्या है, 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पांचवा क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, या ऐसे कह सकते हो दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ होता है उसके जो डायामीटर है, व्यास है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है, समझो भाई, घबराओ मत। ये हमने दर्पण बना लिया, और कौन सा दर्पण है अब तक तो आप लोग पहचानना सीख गए होंगे, क्योंकि दबे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इधर अवतल बना देते हैं, उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है, तो ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा हमारा, अवतल दर्पण। अब बारी बारी से जो जो पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर ड्रॉ आउट कर देंगे। ये मुख्य अक्ष बना दी,
इसकी भी ये मुख्य अक्ष बना दी। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, पी हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसका क्या नाम था? मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष। मैं ये बातें बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इस लाइन का क्या नाम था? मुख्य अक्ष। अब क्या पढ़ना है वो समझिए, ठीक है। हमें पढ़ना है दर्पण का द्वारक। ये जो दर्पण के व्यास का जो डायमीटर, ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं इसे? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और इसको M1 M2 से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो इस दर्पण का द्वारक क्या है? M1 M2, ठीक है। किसके द्वारा दर्शाते हैं? M1 M2 के द्वारा हम दर्शा देते हैं, ठीक है। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो परावर्तक तल का व्यास जो होता है उसे क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। चित्र में इसे M1 व M2 से प्रदर्शित किया गया। तो लिख दो गया चित्र में इसे M1 व M2 से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शित किया गया है। किया गया है, ठीक है जी। ये हो गया आपका दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये तो उत्तल के लिए पढ़ लिया। अवतल के लिए, हाँ अवतल के लिए देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक, सिंपल, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, इसका जो व्यास है उसे क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। आगे देखते हैं, चलिए भाई। अब तक दर्पण का द्वारक हमने समझ लिया, अब आगे समझिए। आगे आता हमारा फोकस बिंदु, सॉरी मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस या मुख्य फोकस बिंदु, पूरा नाम लिख लें इसका, मुख्य फोकस बिंदु। और इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा ये हमारे, ठीक है। फोकस बिंदु क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। मैं एक दर्पण बना लेता हूं। पहचान गए होंगे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष बना दी। ये सी है, ये पी, और ऐसे ही हमने यहां पर ये पी, ये हमारा पी है, और यहां पर सी है, ठीक है। तो क्या होता है समझिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें भेजी जाती है, आई रिपीट, जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये रही, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें भेजी जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। समझिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। जरा क्लियर करते हैं इस बात को। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर मैंने किरणें भेजी, ठीक है, इसके समांतर, ठीक है जी। मुख्य अक्ष के समांतर, यही आपकी मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरणें भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे करके चली जाएंगी, इस तरीके से। इनको मैं पीछे मिलाकर देख लेता हूं साथ के साथ, ठीक है। अच्छा, ये वाली किरण ऐसे करके चली जाएगी। अब कैसे खींच रहा हूं वो आज के लेक्चर में मैं सिखा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। अभी इन वाली किरणों को देखिए, ठीक है, जो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी तो सारी की सारी किरणें ऐसे चली गई, देखो ऐसे करके गई हैं और ऐसे करके चली गई। अब मुझे ये बताइए, ये जो किरणें यहां से परावर्तन हुआ, इस जगह से परावर्तन हुआ, इस जगह से क्या हो रहा है? इनका परावर्तन हो रहा है, ठीक है। प्रकाश टकरा करके वापस लौट रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये किरणें जो ऐसे करके जा रही हैं क्या कहीं मिलेंगी? डेफिनेटली कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये किरणें जो इधर जा रही हैं ये तो कभी मिलनी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इनको पीछे मिला के देखते हैं, शायद मिल जाए। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम इन्हें पीछे मिला के देखें, तो ये पीछे अगर देखें तो पीछे इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। या मैं ऐसा कहूं कि ऊपर से कोई देखेगा तो कोई समझेगा ये जो प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को बोलेंगे फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे जी? फोकस बिंदु, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब अवतल दर्पण के केस में समझिए, ये प्रकाश की किरणें भेजी मुख्य अक्ष के समांतर,
ठीक है, और यहां से परावर्तन होकर के यहां से जा रही हैं। चलिए कुछ किरणें ज्यादा हो गई, कम कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको डाउट कम रहेगा। दो ही किरण भेजते हैं। देखिए, ये दोनों किरणें क्या बोली हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी हैं। तो यहां से होकर के ये किरण ये चली गई और ये किरण टकरा के यहां चली। यहां पर क्या हो गया, परावर्तन। तो इस बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन 50 इस जगह पर परावर्तन और परावर्तन 50 इस बिंदु पर मिल रहे। इस बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है, तो अब जरा एक बार डेफिनेशन में फिर विचार करते हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो देखिए यहां पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजी गई। तो परावर्तन के पश्चात यहां पर परावर्तन हुआ, इन जगहों पर परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही हैं, इस बिंदु से होकर जा रही हैं या आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं। और याद रहे इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे याद रहे, कैपिटल एफ, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से नहीं करोगे, पहले ही बता दे रहा हूं। किससे करोगे, कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित करोगे। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, फोकस बिंदु एकदम क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारा फोकस बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। अभी इनके फोकस बिंदुओं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फोकस बिंदु के बारे में कुछ बातें बताएंगे, किसका फोकस बिंदु वास्तविक होता है, किसका काल्पनिक होता है। ठीक है, किसका धनात्मक लेना और किसका ऋणात्मक लेना है। ठीक है, चलिए एक बात इधर ही बता ही देते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, दर्पण का फोकस बिंदु, फोकस बिंदु काल्पनिक होता है, काल्पनिक, काल्पनिक होता है। ठीक है, यानी कल्पना किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के पीछे मिल रहा है, दर्पण के पीछे ध्यान से देखोगे कहां मिल रहा है, दर्पण के पीछे। और जबकि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। जबकि अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, दर्पण का फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, बिंदु वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। जबकि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, वास्तविक होता है। अब कुछ बातें और जान लीजिए, एक बात और बता देता हूं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो मैंने समतल दर्पण के बारे में कोई चर्चा नहीं की अभी तक। क्या सर समतल दर्पण को छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसके बारे में। तो गोलीय दर्पणों के बीच में क्यों ला रहे हो, अरे थोड़ा सा जान लो, ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, थोड़ी सी बातें उसके बारे में भी जान लेते हैं, हल्की फुल्की बातें। ये हमारा समतल दर्पण था। ठीक है, इसके बारे में जानिए। ठीक है, समतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो अनंत होता है, वो याद रखना। समतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण का, दर्पण का फोकस बिंदु, फोकस बिंदु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, तथा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा, तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र भी अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, होता है। बात करें इसके फोकस बिंदु की, इसका फोकस बिंदु, इसका फोकस बिंदु, फोकस बिंदु काल्पनिक, काल्पनिक होता है, होता है।
देखो बेटा, मैं इस बात पे अपना फोकस, देखिए इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित करवाऊंगा आपका। देखिए इसका फोकस बिंदु काल्पनिक होता है, ठीक है, ऐसा बुकें बताते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो नहीं। अब एक बात सोचना कि प्रकाश की किरणें जो इसके पास में आएंगी, ठीक है, समझना मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसका मुख्य अक्ष अगर खींचना चाहोगे तो मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, अगर समझ सकते हो तो समझ लेना, नहीं तो इस बात को केवल सीधा याद रखना, ठीक है। ये समतल दर्पण है, अगर मैं इसकी मुख्य अक्ष बनाऊं, इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष बना दी, अब इसके समांतर प्रकाश की किरणें भेजूं, ठीक है, तो ऐसे गए और टकरा करके ऐसे ही चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं इधर अनंत में मिल जाएंगे, और इसमें ऐसा मान सकते हैं अनंत में इधर मिल जाएंगे। तो इसका वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, ठीक है। क्या प्रतिबिंब, सॉरी फोकस बिंदु। तो ज्यादातर बुकों में ये बात लिखी है कि इसका फोकस बिंदु क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि समतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है। अब जरा आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की। क्या है फोकस दूरी, कुछ नहीं है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। समझिए कैसे। ये हमारा अवतल दर्पण है और इधर बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष और ये हमारी मुख्य अक्ष। यहां कौन थे बताइए जरा, ध्रुव। बोलते रहा करो आप लोग मन ही मन में। यहां सी था और यहां पर एफ था, कैपिटल एफ याद रहे। यहां पर पी, यहां पर एफ और यहां पर सी, ठीक है। अच्छा, तो वक्रता दूरी, सॉरी फोकस दूरी क्या है, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, इसे बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। इसे इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब एक बात और जान लीजिए, ठीक है, अभी आप लोगों ने ये पढ़ी थी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, जरा उसको जान लेते हैं। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इस रिलेशन को जो मैं अभी बता रहा हूं वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। रिलेशन क्या है, आर बराबर में 2f। जो आर का मान होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। आगे मैं इस रिलेशन को आपको पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आर बराबर में 2f, ठीक है जी। क्या याद रखोगे, आर बराबर में 2f, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब है फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है, ठीक है, समझो। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। समझिए कैसे। अवतल दर्पण में ही समझेंगे केवल इसको, ठीक है। ये हमने मुख्य अक्ष बना दी और ये हमारा P हो गया, यहाँ कहीं हमारा C हो जाएगा और यहाँ कहीं F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकस बिंदु, इसको मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अब समझना, ये रहा हमारा फोकस बिंदु, ठीक है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, एक तल ऐसे करके खड़ा कर दूं, एक तल ऐसे करके, ये जो मेरा हाथ देख पा रहे हो ये फोकस तल कहलाएगा। गुरुजी कैसे, जरा समझाइए। देखो भाई, ऐसे समझो, कुछ देखता हूं कुछ मिल जाए तो मुझे आपको समझाने के लिए। चलिए कुछ नहीं, कॉपी का इशारा लेते हैं। देखिए जैसे ये, तो मैं इस तरीके से एक तल खड़ा कर दूं, यहां पर आपको दर्पण है सामने, देखिए ऐसे समझिए, मेरे सामने एक दर्पण है, ठीक है, एक गोल दर्पण है और वो अवतल दर्पण है। उस दर्पण में यहां पर देखो, आई रिपीट, वापस समझना, मैंने यहां पर एक दर्पण मान लिया, इमेजिन कर लिया, यहां पर एक दर्पण है, यहां पर उसका कहीं फोकस बिंदु होगा। अब इस फोकस बिंदु पे, इस वाले फोकस बिंदु पे मैं इस तरीके से इस तल को खड़ा कर दूं लंब रूप से, ठीक है, लंब रूप। क्योंकि देखिए इस तरीके से मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है। तो ये जो तल देख रहे हो, ये वाला जो तल, ये वाला जो तल देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो तल है इसे बोलेंगे फोकस तल। क्या बोलेंगे, फोकस तल। तो फोकस तल कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से फोकस तल बन जाएगा। अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये क्या हमारा फोकस तल है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसका हम फोकस तल बोलेंगे।
मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें कलर हो जाता तो, बट मुझे अब इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये जो आप तल देख पा रहे हो इसे क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? फोकस तल। ऐसे करके, ठीक है। ये जो तल देख रहे हो इसे क्या बोलेंगे? हम फोकस तल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बनाया हमने? फोकस तल। फोकस तल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा? संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं है संयुग्मी फोकस, और ये अवतल दर्पण में, सॉरी हाँ, अवतल दर्पण में ही संभव होता है। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस होते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बन जाता है। क्या मतलब है इसका? चलो समझिए, इस बात का क्या मतलब है ये भी समझा देते हैं। ये अवतल दर्पण बना लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष बना दी, यहाँ सी हो गई कहीं, यहाँ ये सी हो गई, इसे फोकस बिंदु, यहाँ ये गलत बना दिया, सी नहीं इट्स पी, माई मिस्टेक, सॉरी बच्चों। भावनाओं में थोड़ा सा हम बह गए फिजिक्स की, इसलिए छोटी मोटी त्रुटि हमसे भी हो जाती है। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस बिंदु। ये क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुग्मी फोकस। तो मान लीजिए, अभी मैं आगे सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा, बस अभी समझ लीजिए। यहाँ पर एक वस्तु रखी है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब है, अगर मैं इसके लिए किरण आरेख खींचूंगा, अगर मैं इसके लिए किरण आरेख खींचूं, अभी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी किरण आरेख खींचूं, ठीक है। देखिए, तो परावर्तनीय पश्चात किस बिंदु पर मिल रही है? यहां मिल रही है ये परावर्तनीय पश्चात, इस वाले बिंदु। तो यहाँ क्या बन गया? इनका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ क्या बन गया? प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना है। अब मैं क्या करूं? इस वस्तु को उठा करके यहां रख दूं। सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं? इस वस्तु को, ये क्या हमारी वस्तु है, वस्तु, और ये क्या है? इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना है, मैं इस वस्तु को उठा करके यहां रख दूं, तो यहां पर जो वस्तु रखूंगा उसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। ऐसे बिंदुओं को क्या बोलते हैं जी? संयुग्मी फोकस बोलते हैं। ऐसे बिंदुओं को क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। और याद रहे, ये केवल अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस, फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। अवतल दर्पण में, दर्पण में संभव है, संभव है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जरा इसको फटाफट पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे देखो, अब आ गया आपका फेवरेट टॉपिक जो आपको समझना है। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे खींचे जाते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम। तीन नियम बताऊंगा, और वो तीन नियम आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेने हैं। जैसे ही वो नियम तीनों सेट होंगे, वैसे ही आप प्रतिबिंब खींचना सीख जाओगे, ठीक है। सर कौन से तीन नियम है, जरा समझाइए। देखिए भैया, पहला नियम समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, क्या बात लिख रहा हूं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अर्थात बाद में, पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं
जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, या आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्या बात लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। जरा समझिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर दर्पण बना लेता हूं, ये अवतल दर्पण बना दिया, इधर उत्तल दर्पण बना दिया, और यहां बना देते हैं इनके मुख्य अक्ष, ये इनकी मुख्य अक्ष बना दी। ठीक है, अब समझना क्या बात बोली है, यहां पर कहीं P होगा, ये क्या होगा, ये बिंदु P होगा, यहाँ F होगा, और यहाँ कहीं C होगा। हमने बोलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो इस जगह क्या होगा, इसका परावर्तन, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बस ये बात याद रखना, जब भी आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजो, क्या बात बोला हूं, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजो तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। ऐसे यहां बनाते हैं, ये P, ये F, और यहाँ कहीं C, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजी, तो ये देखिए ऐसे करके चली जाए इस तरीके से। ठीक है, तो इसको पीछे बढ़ा करके देखूंगा तो ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस जगह से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस। तो आपको याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी तो कैसे आएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट बन गया होगा कि सर आप कर क्या रहे हो, यहाँ किरण भेजी आपने, यहाँ ऐसे भेज दी, यहाँ आपने किरण भेजी, सीधा ऐसे नहीं भेज सकते थे। पॉइंट तो है, मैंने ऐसे ही क्यों भेजी, या फिर आपने ऐसे इसको नीचे क्यों नहीं भेज दिया, भाई यहां पर आपने ऐसे भेजी इसको नीचे भेज दिया, वहां आपने ऐसे भेजी ऊपर भेज दिया, ये क्या तरीका है, नीचे ही भेज दिए थे, एक जैसा क्यों नहीं किया। तो चलिए बेटा, अब इस बात पे से भी, इस रहस्य से भी पर्दा उठा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था किरण आरेख कैसे खींचे जाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बेटा, आपको एक नियम आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने शुरुआत में नियम पढ़ाए थे। ठीक है, शुरुआत में नियम, परावर्तित नियम, क्या पढ़े थे, परावर्तन के नियम, मुख्यतः दूसरे नियम पर फोकस ध्यान देना, दूसरे नियम पर आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, जहां पर मिल रही है ये किरणें वहां पर अगर मैं अभिलंब खींचूं, यहां पर अभिलंब खींचूं, तो बताइए अभिलंब कुछ इस तरीके से खींचूंगा, अभिलंब, तो जरा मुझे बताइए ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण, ये अभिलंब, तो इनके मध्य में ये आपतन कोण बना है, तो ये क्या, परावर्तन कोण, और आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे विपरीत होते हैं, यानी अभिलंब के दूसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये आपतन कोण, तो इसमें ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात तो मैं समझ में आ गई होगी क्यों नीचे खींचा। अगर मैं यहां पर अभिलंब खींचूं, यहां पर अभिलंब, तो अभिलंब तो आपको पता है सतह के लंबवत खींचा जाता है, तो ऐसे करके अभिलंब आ जाएगा, इस तरीके से अभिलंब आएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डायग्राम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, मैं करेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसमें। यहां पर कहीं एफ होगा, और इसको भी करेक्ट कर देते हैं, यहाँ कहीं सी होगा। ठीक है, तो जरा देखिए, अब यहां पर आपतन कोण कौन सा है, ये वाला है, आपतन कोण ये वाला है, तो अब एक चीज बताओ, मैं किरण इधर कैसे खींच सकता हूं, कि अभिलंब के दूसरी ओर किरण खींची आई तो कहां से आएगी, ऊपर से, इसलिए ये किरण ऊपर की ओर गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज एकदम चमक गई होगी कि ऐसा क्यों खींचा गया, इसी तरीके से किरणें क्यों खींची गई। ठीक है, तो ये था हमारा पहला नियम। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन बचा मुख्य फोकस से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब जरा दूसरा नियम समझिए, जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से, फोकस से होकर जाने वाली, जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस
की ओर जाने वाली जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, हो जाती है। जो बात अभी आप लोगों ने पढ़ी, जस्ट मैंने उसका उल्टा कर दिया है। सर कैसे, देखिए यहां पर मैं बना देता हूं अवतल दर्पण, और यहां बनाते हैं उत्तल दर्पण। अब क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बना देते हैं इनकी, ये इनकी मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव, ध्रुव। यहाँ कहीं फोकस बिंदु एफ, यहाँ कहीं सी, यहाँ कहीं फोकस बिंदु एफ, यहाँ पर कहीं सी। ठीक है, अब समझना हमने क्या कहा कि फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से भेज दो, ये फोकस से गई तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जस्ट अभी का उल्टा लिखा है, पहले फोकस मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए तो फोकस से, अब फोकस से भेजिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, दूसरा नियम ये देखिए, अब मैं फोकस की ओर भेज रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ऐसे करके जाए, तो मुख्य फोकस की ओर भेज रहा हूं। ठीक है, लेकिन कैसे चलिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर से किरण भेजी तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। ये आपका दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है वो भी समझ लो। तीसरा सीधा सा है, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। तो क्या है जरा बताइए, चलो भाई समझो। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली, जाने वाली, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर, केंद्र की ओर जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर, मार्ग पर लौट जाती है, लौट जाती है, जिस मार्ग से आई थी, जिस मार्ग से, मार्ग से आई थी, आई थी। ठीक है, वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी जिस मार्ग से ये आई थी। ठीक है, चलिए भाई क्या बात है जरा समझते हैं। यहां मैंने अवतल दर्पण बना लिया, और यहां उत्तल दर्पण बना लिया। अब मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये मुख्य अक्ष हो जाएंगी। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और इसी प्रकार यहां पर F हो गया, और यहां C हो गया। अब देखना भाई, ये C पर एक प्रकाश की किरण भेजी। ठीक है, सी से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है, सी से, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ठीक है, इस रास्ते से ही, तो यहां से परावर्तन होगा, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से परावर्तन होगा, तो वापस इसी रास्ते पर लौट जाएगी, इसी रास्ते पर। ठीक है, जैसे आई उसी रास्ते पर लौट गई। ऐसे इधर भी भेज लेते हैं, देखिए टकराव तो यही हो जाएगा, क्योंकि पार तो ओपन हो नहीं पाएगी। ठीक है, पार तो हो नहीं पाई, तो ये प्रकाश की किरण सी की ओर जा रही है, सी की ओर जा रही है, लेकिन यहां से टकरा करके परावर्तन होकर के वापस उसी रास्ते पर लौट गई। ठीक है, ये तीन नियम आपको मुख्यतः याद रखने प्रतिबिंब खींचने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा नियम और बता देता हूं। ठीक है, जस्ट उसको ऐसे याद रखना, जस्ट ऐसे याद रखना। मुख्यतः हम दो किरणों से काम चला लेंगे प्रतिबिंब खींचते समय। दो दर्पण आपके सामने बना लिए, उत्तल और अवतल। अब एक काम करते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं, और
यहाँ पे भी मुख्य एच। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। अब इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब समझिए, एक प्रकाश किरण देखिए किसी कोण पर भेज रहा हूं, तो यहां पर आई, तो यहां किसी आपतन कोण पर आई है, जितने कोण पर आई है ये क्या आपतन कोण, ऐसे भी आप किरण भेज सकते हो, ठीक है। अब उतने ही कोण पर वापस इसको इधर भेज दो। वैसे जो किरण मैं अभी खींच रहा हूं इसकी इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस फिर भी आप समझ लो, ठीक है। इस तरीके से एक किरण आरेख आप ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक। अच्छा, यहां कैसे खींचेंगे गुरुजी? यहां खींचने के लिए आपको इस तरीके से, ये आपतन कोण आई पर आई और परावर्तन कोण आर पर चली गई, ठीक है। आप ऐसे भी प्रकाश की किरण खींच सकते हो। ये चौथा नियम है प्रकाश किरण खींचने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चारों जो मैंने आपको किरण आरेख खींचने के नियम जो बताए हैं इनमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।